साल 1995, सिविल लाइंस इलाहाबाद। तब के शहर के सबसे पॉश इलाके में हर दिन की तरह उस रोज भी सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थी। एक कार को दूसरी गाड़ी ने ओवरटेक किया। पलटकर कार ने दूसरी गाड़ी का पीछा किया, उसे रोका। कार में सवार अशरफ नाम का एक लड़का गाड़ी से उतरा और अशोक नाम के जिस शख्स ने उसे ओवरटेक किया था उसे जमकर गालियां दी, धमकी दी। दोनों में जबरदस्त बहस हुई, दोनों वहां से चले गए। लेकिन ठीक 2 दिन बाद अशोक साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या 21 बरस के अशरफ की गर्मी और सियासी कवच से सुसज्जित उसके गैंगस्टर भाई अतीक अहमद की गद्दी का नतीजा था। बाद में जब अशोक साहू को ये पता लगा कि अतीक के भाई थे तो उनके अतीक के घर गए और अतीक से उन्होंने माफ़ी मांगी। कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अतीक ने कहा गलती तो बहुत बड़ी किया तुमने, लेकिन जाओ। और उसके 1 या 2 दिन बाद सिविल लाइंस के स्ट्रीट्स में इलाहाबाद शहर में अशोक साहू को गोलियों से भून दिया गया और बताया गया कि अशोक साहू, वो क्या कहते हैं, अशरफ ने ये हत्या को अंजाम दिया। संयोग से उसी समय राजनीतिक कारणों से मेरा तबादला भी CBCID को हुआ और जो SSP साहब थे उन्होंने तत्कालीन DG जो CBCID थे उनसे बात करके मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद सेक्टर कराई और वो इन्वेस्टिगेशन मेरे को दिलवाई। प्रयागराज या कहिए कि तब का इलाहाबाद अतीक एंड बारूदी कंपनी की ऐसी ही गर्मी झेल रहा था। उसके ताप से लोग तड़प रहे थे। हर रोज, हर महीने, हर साल अतीक अहमद अपने खौफ की बारूदी कहानी गढ़ रहा था। अपराध के साथ साथ सियासी पकड़ को भी मजबूत कर रहा था। 19 अक्टूबर 2002, चकिया, प्रयागराज। इलाके का पार्षद नस्सन अतीक अहमद के दफ्तर के करीब से गुजर रहा था। नस्सन पर हमला हुआ, उसका शरीर गोलियों से छलनी हो गया। वो निढाल होकर गिर पड़ा। हत्या का केस दर्ज हुआ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर। रिपोर्ट के मुताबिक नस्सन अतीक के गिरोह का हुआ करता था, लेकिन अचानक ही उसने दूरी बनानी शुरू कर दी थी। यही गैंगस्टर अतीक अहमद को अखर रहा था। साल 2003 में प्रयागराज में एक मर्डर से सनसनी फैल गई। जिस शख्स का मर्डर हुआ उसका नाम था अशरफ। वो बीजेपी का नेता था। कत्ल का आरोप लगा अतीक अहमद पर। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अतीक को इस बात से चिढ़ थी कि अशरफ का नाम उसके भाई के नाम पर है और वो बीजेपी में शामिल हो गया था। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में केस नंबर 34/2003 में अतीक के इस दुस्साहस का मुकदमा दर्ज किया गया। मगर अतीक की दहशत ऐसी थी कि अशरफ के परिवार वालों ने ठीक से पैरवी नहीं की। इसी से अतीक के अपराध को ऑक्सीजन मिल रहा था। बेलगाम, बेधड़क वो अपने खौफ का साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। जो भी, जब भी, जहां भी इस साम्राज्य के खिलाफ सर उठाने की कोशिश करता, वो या तो मारा जा रहा था या फिर विरोध करने के काबिल नहीं बचता था। वो चाहे आम लोग, पुलिस वाले या फिर चुने हुए विधायक ही क्यों ना हो, अतीक की गद्दी की गर्मी में हर विरोध करने वाला झुलस रहा था, बेमौत मारा जा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीक अहमद अपने घर में था या फिर किसी काल कोठरी में बंद था। चुनाव जीत गया या चुनाव हार गया, उसकी ठसक में कोई कमी नहीं हुई। अंग्रेजों के जमाने के इस जेल को अतीक अहमद का किला भी कहा जाता था, क्योंकि माफिया डॉन ने इस 4 दीवारी की काल कोठरी में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया था। कारागार की आखिरी रात भी अतीक ने यहीं बिताया था। सियासी हनक के साथ साथ अपनी आपराधिक सनक की बदौलत उसने जेल की सुरक्षा में भी सुराख बना लिया था। यही वजह थी कि इस जेल के अंदर बैठकर ही वो बाहर समानांतर हुकूमत चलाता था। रिपोर्ट बताती है कि जेल के अंदर अतीक अहमद की अदालत लगती थी। इस अदालत के लिए नैनी सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में एक स्पेशल चबूतरा बनवाया गया था। उसी चबूतरे पर गैंगस्टर अतीक अहमद की अदालत लगती थी। अतीक अहमद अपने हिसाब से इसका फैसला सुनाता था।
अतीक की अदालत के फैसले को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। नैनी जेल उसकी स्थानीय जेल होने के कारण काफी वहां प्रभाव उसका था, किंतु मैंने तय किया था कि उसको मैं नियम कानून के तहत ही जेल में रखूंगा। मेरे कार्यालय में मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। कुछ समय बाद मैंने उसको बुलाया और आया। उसने हमसे कहा कि शायद आप हमको पहचानते नहीं। मैंने कहा मैं टीवी में बराबर तुम्हें ही देख रहा हूँ। उसके बाद उसने कुछ मुझसे बहस किया। हमने कहा यहाँ बहस बिल्कुल मत करना, यहाँ तुम अभी स्थानांतरित होकर आए हो और यदि तुमने किसी प्रकार की बहसबाजी किया, कोई भी हमको दबाव में, हमारे जेल प्रशासन को दबाव में लेने की कोशिश की, तो संभवतः तुम्हें यहाँ भी नहीं हम रखेंगे। प्रयागराज में भाई के नाम से मशहूर अतीक अहमद के पास जेल में मिलने कई फरियादी आते थे। जिसके बारे में शिकायत होती थी उसे बुलाया जाता था। दोनों पक्षों में जिरा होती थी और आखिरी फैसला अतीक अहमद का होता था। अपने आपराधिक आभा मंडल और सत्ता के लिए बाहुबल के गरज परस्त रहे नेताओं की बदौलत अतीक अहमद जेल के अंदर बेखौफ रहता था। नैनी जेल की उसकी फेवरेट हाई सिक्योरिटी सेल उसके लिए रिजर्व रहता था। नैनी जेल में अतीक के मुताबिक ही खाना मिलता था, अतीक के मुताबिक हवा चलती थी। जेलर का विरोध भी अतीक अपने रुआब के खिलाफ समझता था। सड़क पर मैंने दिखवाया कि वहाँ पुलिस लाइन के बाहर तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई इनके समर्थकों की। तो ये इस तरीके से भीड़ भाड़ से लोगों को, पुलिस ऑफिसर्स को, सभी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते थे। अतीक अहमद ने कभी पुलिस वाले को पीटा, कभी उन्हें बंधक बनाकर रखा, तो कभी अर्दली का काम करवाया। व्यवस्था को बरसों तक बंदर की तरह नचाता रहा और मुस्लिम वोट बैंक के गरज परस्त रहे नेता उसके पीछे खड़े रहे। ये हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद के सियासी रसूख, बंदूक, अपराध और अकूत संपत्ति पर खड़ी गद्दी की गर्मी थी, जिसकी धाह को बरसों तक आम लोगों ने भी सहा और पुलिस वालों ने भी बर्दाश्त किया। नैनी जेल से साबरमती होते हुए लौटकर जब प्रयागराज आया और पुलिस की कस्टडी में गया तो 15 अप्रैल को उसने फिर से पुलिस वालों को यही गर्मी दिखाने की कोशिश की थी। प्रयागराज, वो शहर जिसके फिजाओं में मस्त मलंग और बेफिक्री घुली। भाईचारे का ये शहर मोहब्बत का गराज है, लेकिन इस शहर ने अदावत का वो खौफनाक दौर देखा जिसका आगाज इसी साल फरवरी के महीने में हुआ था। प्रयागराज के पश्चिमी इलाके की तंग गलियों में एक बेहद खौफनाक साजिश का ताना बाना तैयार किया जा रहा था। फोन की घंटियां घनघना रही थी, हथियार मंगाए जा रहे थे, बम तैयार किए जा रहे थे, लेकिन ना तो पड़ोसी जान पाए, ना पुलिस को भनक लग पाई। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। तारीख 24 फरवरी 2023, जगह धूमनगंज, प्रयागराज। दोपहर का वक्त था। धूमनगंज की सड़क पर आम दिनों की तरह ट्रैफिक था। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार धीरे धीरे किनारे की तरफ रुकती है। कार से पहले गनर उतरता है, फिर फोन कान पर लगाए उमेश पाल उतरते हैं। 1 सेकंड से भी कम वक्त में पहली गोली चलती है। उमेश पाल गिरकर संभलने के बाद गली में भागते हैं। ठीक उसी वक्त एक बम पास में खड़ी रेहड़ी पर गिरता है। अगले पल थैले में बम लिए जो शख्स नजर आता है, यही गुड्डू मुस्लिम है। अतीक अहमद के खानदान का सबसे बड़ा राजदार गुड्डू मुस्लिम कौन है? अतीक के खानदान के हर गुनाह का हिस्सेदार गुड्डू मुस्लिम कौन है? अतीक की औलादों को बम थमाने का जिम्मेदार गुड्डू मुस्लिम कौन है? उमेश पाल, असद और अतीक की साजिश का सबसे बड़ा किरदार गुड्डू मुस्लिम कहां छिपा है?
अतीक और अशरफ की मौत के बाद पुलिस शाइस्ता के साथ शिद्दत से जिसे तलाश रही है वो गुड्डू मुस्लिम ही है। करीब 25 साल से अतीक के हर जरायम के साए की तरह साथ में रहने वाले गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपीएसटीएफ एक शहर से दूसरे शहर तक खाक छान रही है। लेकिन बमबाज गुड्डू हर दफा पुलिस के पहुंचने से पहले गायब हो जाता है। इसलिए गुड्डू गद्दार के गिरेबान तक पहुंचने के लिए पुलिस ने नए सिरे से तैयारी कर ली। गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में रहने वाले पुराने क्रिमिनल्स का नेटवर्क खंगाला जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम के लखनऊ के एक रईसजादे और 2 नेताओं से सीधे संपर्क थे। लखनऊ में रहने के दौरान गुड्डू मुस्लिम इसी रईसजादे के गेस्ट हाउस में रुकता था। पुलिस को शक है कि पुराने संपर्कों की मदद से गुड्डू मुस्लिम अब तक बच रहा है। लेकिन बमबाज गुड्डू मुस्लिम है कहां? गद्दार को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? आखिर गुड्डू मुस्लिम गया कहां? ये बात सही है कि एसटीएफ लगातार गुड्डू मुस्लिम को अप्रीहेंड करने की कोशिश कर रही है। ये व्यक्ति इस मामले में बहुत शातिर है। ये जानता है कि सभी पुलिस एजेंसी इसके पीछे लगी होंगी और इस कारण से ये जल्दी जल्दी अपने स्थान को परिवर्तित कर देता है। जानकारियों को इकट्ठा करके एसटीएफ इसको जीरो डाउन करने की कोशिश कर रही है। अतीक और अशरफ ने प्रयागराज का जो खून सना सिंहासन अपने पीछे खाली छोड़ा है, उसका सबसे अहम किरदार गुड्डू मुस्लिम ही है। इसलिए अतीक के इस बमबाज का इतिहास भूगोल समझना है तो 36 साल पहले के दौर में चलिए। 7 मार्च 1997, लमार्टिनियर स्कूल लखनऊ। लमार्टिनियर स्कूल लखनऊ ही नहीं, देश के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक। लेकिन 36 साल पहले 7 मार्च 1997 की तारीख स्कूल के लिए ऐसी खौफनाक साबित हुई थी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। सुबह स्कूल खुलने के चंद घंटे बाद ही स्कूल में कत्ल की वारदात हुई, जिसे गोली मारी गई। वो स्कूल के गेम्स के टीचर फ्रेडरिक गोम्स थे और गोली मारने वाले का नाम था गुड्डू मुस्लिम। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया था। कहा तो ये भी जाता है कि गुड्डू ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया था। बावजूद इसके पुलिस गुड्डू मुस्लिम को सजा नहीं दिला पाई, जिसके बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम के गुनाहों की लिस्ट लंबी होती चली गई। जुलाई 1997 में सरेआम सड़क पर यूपी निर्माण निगम के इंजीनियर के कत्ल को भी गुड्डू मुस्लिम ने ही अंजाम दिया। 97 में 4 महीने में दूसरी बार था जब गुड्डू मुस्लिम का नाम पुलिस की डायरी में दर्ज हो चुका था। गुड्डू को पुलिस ढूंढ रही थी तो वो बचने के लिए बिहार पहुंच गया। बिहार में भी कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया। साल 2001 में गोरखपुर पुलिस ने उसे पटना के बेऊर जेल के सामने से गिरफ्तार कर लिया। गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसको एक गोरखपुर के मामले में एनडीपीएस एक्ट में सजा हो गई थी 10 साल की, और उसके बाद फिर अतीक ने इसकी जमानत कराई और उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया था। तब से ये लगातार अतीक गैंग के लिए काम करता रहा है। मेरा प्रोफेशनल हंच है कि कई घटनाएं इसने की हैं। यहीं से बमबाज गुड्डू अतीक के गुनाहों में साए की तरह साथ रहा। अब अतीक कब्र में जा चुका है और एक दौर में माफिया का वफादार बमबाज गुड्डू सबसे बड़ा गद्दार बन चुका है। सवाल यह है कि क्या अतीक और अशरफ को गुड्डू की गद्दारी का एहसास हो चुका था? ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम गोली लगने से पहले अशरफ के यही 5 शब्द थे। मरते हुए भी अशरफ मियां की जुबान पर गुड्डू मुस्लिम का ही नाम था। क्या अशरफ गुड्डू मुस्लिम का कोई राज खोलना चाहता था? क्या अशरफ गुड्डू मुस्लिम पर कोई बड़ा खुलासा करने वाला था? गुड्डू गद्दार अतीक खानदान का सबसे बड़ा राजदार है। अतीक के हर काले धंधे का कोना गुड्डू मुस्लिम की गली तक जाता है, लेकिन अतीक की करोड़ों की काली सल्तनत के लिए गुड्डू ने गद्दारी का चोला ओढ़ लिया है। शक ये भी है कि असद के एनकाउंटर में गुड्डू मुस्लिम के मुखबिरी का हाथ हो सकता है। अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन के सरेंडर ना करने की वजह भी गुड्डू मुस्लिम ही मानी जा रही है। शाइस्ता सरेंडर करती है तो गुड्डू मुस्लिम भी पकड़ा जाएगा। गद्दार गुड्डू ऐसा कभी नहीं चाहेगा।
गुड्डू मुस्लिम पूर्वांचल के बड़े अपराधियों के गैंग के साथ काम कर चुका है। श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, अभय सिंह जैसे माफियाओं के साथ गुड्डू मुस्लिम 2 दशकों तक काम कर चुका है। माना जा रहा है कि अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद अतीक की करोड़ों की अपराध की गद्दी पर गुड्डू मुस्लिम की नजर हो सकती है। अतीक अहमद ने अपने खौफ के बल पर हजारों करोड़ का काला साम्राज्य खड़ा किया था। प्रयागराज, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अतीक के खानदान की हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति है। अतीक की मौत के बाद इसी को हड़पने और उस पर कब्जा करने को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, जिसका एक किरदार गुड्डू मुस्लिम भी है। यही वजह है कि यूपी के दबंग पूर्व पुलिस अफसरों का मानना है कि अतीक और अशरफ मरे हैं, प्रयागराज में गुंडई अभी जिंदा है। जरूर अतीक और अशरफ का मरना एक अपराध जगत के लिए तो बड़ी बात है ही है। लोगों को शौक लगा और सारे अपराधी सावधान तो हो गए हैं कि निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, सरकार की क्या मंशा है, तो कमी तो जरूर आएगी। एकदम समापन की ओर ये नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता कि समापन होगा। गुड्डू मुस्लिम जैसे गद्दारों को पता है कि अतीक और अशरफ के कत्ल के बाद अतीक के कुनबे में पीछे जिंदा बचे हुए लोगों में कौन कितना दमखम वाला है। इसलिए अतीक की गद्दी को हथियाने के लिए खूनी, मैली, घिनौनी ललक में गुड्डू मुस्लिम किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि पुलिस के लिए अतीक के बमबाज को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती है।